आज मैं कक्षा 7वीं को उनके वसंत भाग 2 यानी उनके पाठ्य पुस्तक का अंतिम पाठ पाठ 20 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है विप्लव गायन। बच्चों, ये एक कविता है जो बालकृष्ण नवीन द्वारा लिखी गई है। नवीन उनका उपनाम है, जिस नाम से वो कविता लिखते हैं। उनका असली नाम है बालकृष्ण शर्मा। विप्लव गायन, विप्लव यानी विद्रोह और गायन यानी विद्रोह का गान। ये दरअसल जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। विकास और गतिशीलता को अगर अवरुद्ध करती है कोई प्रवृत्ति, तो उससे संघर्ष करके, कवि ने कहा है कि उससे संघर्ष करके हमें तभी नया सृजन करने का मौका मिलेगा। इसलिए कवि विप्लव यानी कि विद्रोह के माध्यम से परिवर्तन की हिलोड़ लाना चाहते हैं। अब मैं आपको कविता पाठ करके पहले सुनाती हूँ, फिर हर पंक्ति का अर्थ आपको अलग अलग पंक्ति का अर्थ बताया जाएगा। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोड़ इधर से आए, एक ही हिलोड़ उधर से आए। सावधान, मेरी वीणा में चिंगारियाँ आन बैठी हैं। टूटी हैं मिज़राबें, उंगलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में, हृदय में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंकार दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ। भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। अब मैं हर पंक्ति का मतलब आपको ज़रा समझाती हूँ। यहाँ मनुष्य कवि से आह्वान करता है कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यानी बदलाव या परिवर्तन आ जाए। एक ऐसी तान, एक हिलोड़ यानी एक लहर इधर से आए। कौन सी लहर? क्रांति या संघर्ष की लहर। और एक हिलोड़ उधर से आए। ठीक है। सावधान, मेरी वीणा में यानी मेरे जीवन की वीणा में चिंगारियाँ यानी संघर्ष की आग जो है वो आन बैठी है। टूटी हैं मिज़राबें, उंगलियां दोनों मेरी ऐंठी है। मिज़राबें यानी वीणा बजाते समय उंगलियों में पहने जाने वाला एक छल्ला। तो यहाँ पर मनुष्य कवि से आह्वान करते हैं कि कुछ ऐसी तान सुनाओ, यानी कुछ ऐसा करो ताकि बदलाव निश्चित हो। ठीक है। जिस प्रकार जल की लहरें जल में कभी ठहराव नहीं आने देती, ठीक है, गति कभी भी उसकी रुद्ध नहीं होती, जड़ता नहीं आती, उसी तरह से तुम्हें भी अपने कार्यों में पुराने रीति रिवाजों व गलत रूढ़ियों को त्याग कर नव निर्माण की नींव रखनी होगी। कवि की इच्छा है कि उनकी वीणा में मधुर संगीत की बजाय क्रांति और संघर्ष के गीत गूंज उठे। भले ही उनकी उंगलियां ऐंठ कर घायल हो जाए। वीणा बज नहीं रही है, उंगलियां ऐंठ गई है। मिज़राबे भले ही टूट जाए, यानी बीना बजाने वाला छल्ला भी टूट जाए, लेकिन नव निर्माण की ओर अग्रसर जरूर होना है, अवश्य होना है। ठीक है। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में, हृदय में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। कंठ रुका है महानाश का। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि वह अत्यंत आवेश में है। ठीक है। वो विनाशक गीत गाना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि विध्वंस की नींव पर ही नव निर्माण संभव हो सकता है। यानी पहले पुरानी रूढ़ियों को विध्वस्त करना पड़ेगा, तभी जाकर उस विध्वंस पर नवीन निर्माण कर सकेंगे। तो उसके कंठ से अधिक उत्तेजना के कारण विनाशकारी गीत के स्वर निकल नहीं पाते। बहुत उत्तेजित है वो, इसलिए उसका कंठ रुक रुक रहा है। महाविनाश का मारक गीत, विनाशकारी गीत जो है वो निकल नहीं पा रहा है, रुद्ध हो रहा है, रुका हुआ है।
आग लगेगी क्षण में रित्तल में, रित्तल यानी हृदय की गहराई में। अब क्षुब्ध युद्ध होता है, क्षुब्ध यानी बहुत ही ज्यादा क्रुद्ध, क्रोधित हो जाना। यानी वह जानता है कि इस गीत के स्वरों से ही सारी कांटेदार झाड़ियां अर्थात जीर्ण शीर्ण विचारधाराएं, ठीक है, और रूढ़िवादी विचारधाराएं जलकर खाक हो जाएंगी, आग लग जाएगी वहां, और इसी से समाज नवीन राहों की ओर अग्रसर होगा। ठीक है। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। ओ झाड़ और झंकार दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। यानी अभी मैंने जो कहा झाड़ और झंकार यानी कांटेदार झाड़ियाँ, यानी कि जीर्ण शीर्ण विचारधाराएं या रूढ़िवादी विचार, वो सब इस ज्वलंत गायन यानी इस विनाशकारी गीत से जल जाएंगी। ठीक है। और रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान मेरे अंतरतर से निकल पड़ेगी। अंतरतर यानी मेरे अंतर मन से जो गीत रुद्ध हुआ है, कंठ रुद्ध है मेरा, वो खुल जाएगा और वहां से गीत निकल जाएंगे, फूट पड़ेंगे। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फनी की चिंतामणि। अब कण कण में यानी हर जगह व्याप्त है। ठीक है। विध्वंस की नींव पर ही नवनिर्माण संभव है, और अब प्रत्येक मनुष्य नव निर्माण के का चिंतन कर रहा है। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, जो गीत का जो स्वर सबने सुना, जिस गीत का उसका प्रभाव सबके अंदर है, और रोम रोम में वो गीत जो है वो समा गया है, वह ध्वनि समा गई है। वही तान गाती रहती है कालकूट फनी की चिंतामणि। फनी यानी यहाँ पर शेष नाग, ठीक है, और कालकूट यानी जहर, विष। चलिए मैं इसका मतलब आपको समझाती हूँ। इस काव्यांश में कवि ये विश्वास प्रकट करता है कि विनाशकारी गीत का प्रभाव दूर दूर तक होगा और प्रत्येक व्यक्ति के रोम रोम में इसकी तान समा जाएगी। ठीक है। जिस प्रकार शेष नाग अपनी मणि की चिंता करता है, उसी प्रकार ये गीत हर हृदय में गूंजेगा, अर्थात प्रत्येक मनुष्य नव निर्माण के हेतु चिंता करेगा। ठीक है। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। ठीक है। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, यानी समाज की सभी परिस्थितियों की जानकारी मुझे भली भांति हो गई है। ठीक है। भ्रू विलास में यानी भ्रुकुटी के इशारों में, महानाश के पोषक सूत्र यानी महानाश करने वाले शक्ति तत्व, उनको भी मैं परख आया हूँ, यानी उनका भी एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ। यानी कि कवि समाज को बदलने वाली परिस्थितियों की भली भांति जानकारी प्राप्त कर चुका है। ठीक है। और भविष्यवाणी करता है कि आँख की भ्रुकुटी के इशारे से ही महानाश जाग उठेगा। उसके बाद देश का नवनिर्माण संभव होगा, क्योंकि पुराने गले सड़े खंडहरों को समाप्त करके ही भव्य भवनों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है।